नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षाविद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आगे है वो है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इससे पहले हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात कर ली थी। आज है वो इस वीडियो में हम धातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.2.1 से 3.2.4 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, ये लेड यानी शीशा है, मैग्नीशियम है, जिंक है और सोडियम है। तो आगे है वो है धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, यानी धातु अगर वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। जाहिर सी बात है, हमने पीछे के लेसन में पढ़ा था कि यदि धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है, यानी धातु है वो वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैग्नीशियम का उदाहरण है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, उसी प्रकार। और उसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो चलिए देखते हैं धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है, यानी मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। क्या आप सभी धातु इसी प्रकार अभिक्रिया करती है? आइए निम्न क्रियाकलापों द्वारा इसकी जांच है वो करते हैं। तो क्रियाकलाप 3.9 क्रियाकलाप कहता है कि शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है, और अगर हम प्रयोग करते हैं तो आंखों पर वो चश्मा वगैरह लगाकर है कीजिएगा। तो देखते हैं आगे। एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए, और अन्य धातुओं के साथ भी ये क्रिया अपने को दोहरानी है। इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्रित कीजिए, यानी जैसे मान लो हमने सोडियम लिया, वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या पदार्थ बनाता है, उसके उत्पाद और अभिकारक, इन दोनों को ध्यान रखना है। उत्पाद तथा धातुओं की सतह को ठंडा होने दीजिए। किस धातु का दहन आसानी से होता है? जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था? दहन के बाद में धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है? धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील है? आगे है वो है लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है, यानी सारी धातुएं क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी और धातु ऑक्साइड का निर्माण ही वो करती है। जैसे इसके लिए यदि हम समीकरण लिखना चाहें तो ये धातु है, ये ऑक्सीजन है, अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण है वो करेगी। उसके बाद है उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी ये कॉपर है और ये ऑक्सीजन है, यदि इन्हें गर्म किया जाएगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड पदार्थ है वो बनाता है। काले रंग का कॉपर ऑक्साइड पदार्थ है वो बनाता है, यानी कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा, यानी एल्यूमिनियम है वो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण है वो करेगा। और एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कैसे है? ये अम्ल और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके, अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, इस वजह से ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। बात करते हैं, आगे आएगा। तो इसके अंदर धातु है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है, ये हमने देखा है। आगे है वो है अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है, यानी धातु ऑक्साइड होंगे उनकी प्रकृति क्षारीय होगी, और अधातु ऑक्साइड होंगे उनकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसे आप अंडरलाइन करिएगा कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है वो दोनों कैसे, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जो जिंक ऑक्साइड है वो दोनों अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार है वो दिखाते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करेंगे और लवण और जल बनाएंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। यानी उभयधर्मी ऑक्साइड, आपसे इसको अंडरलाइन आपको करना है
इसको है वो यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा होगी ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करेंगे और लवण और जल प्रदान करेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और अम्ल और क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यह अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण और जल का निर्माण करेगा। आगे कुछ अभिक्रियाएं हैं, जैसे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और जल का निर्माण करेगा। फिर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, Na2Na Al O2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण करेगा और जल का निर्माण करेगा। तो फिर है आगे कि अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। जो भी धातु ऑक्साइड है वो जल में अघुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। यानी अधिकांशतः जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना, वो जल में घुलते नहीं है। धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड है वो पानी के साथ घुलकर क्षार का निर्माण करते हैं। उसमें कौन कौन से उदाहरण है? एक तो सोडियम ऑक्साइड है, एक सोडियम ऑक्साइड है और दूसरा पोटेशियम ऑक्साइड है। ये दो ऐसे धातु ऑक्साइड है जो पानी के साथ घुलकर क्षार का निर्माण करते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड दो ऐसे ऑक्साइड है जो पानी के साथ अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं। बाकी अधिकांशतः जो धातु ऑक्साइड है वो जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड इसके उदाहरण हैं कि ये दोनों क्या करेंगे, ये जल के साथ घुलेंगे और किसका निर्माण करेंगे? ये क्षार का निर्माण कर रहे हैं। देखो ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड, ये पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षार का निर्माण है वो कर रहे हैं। तो ये दो ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो पानी के साथ घुलकर क्षार का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है वो है क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है। यानी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड से बनाती है, लेकिन एक ही स्पीड से उसके साथ अभिक्रिया नहीं करती है। यानी कुछ तो तेजी के साथ करेगी, कुछ कम गति के साथ करेगी। जैसे सोडियम पोटेशियम है, वो क्या करेंगे कि धातुओं के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। यानी जो सोडियम पोटेशियम धातु है वो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, और कुछ धातुएं ऐसी होती है जो ऑक्सीजन के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करती है। तो चलिए देखते हैं। क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। सोडियम और पोटेशियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर ही आग पकड़ लेती है। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ अत्यधिक तेजी से अभिक्रिया करती है, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो यहाँ पर भी है वो क्वेश्चन है कि सोडियम और पोटेशियम है वो दो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, अतः इन्हें वायु से इसका संपर्क तोड़ने के लिए इसे केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। तो पूछ सकते हैं क्यों रखा जाता है केरोसिन तेल में। आगे है वो है सामान्य तापमान पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहे चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है। उसके बाद है कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, अर्थात हम कह दें ये कम क्रियाशील धातुएं हैं। तो कुछ धातुएं ऐसी होती है जो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती होती है, कुछ मंद गति से करती है, और कुछ होती है एकदम बहुत मंद गति से अभिक्रिया करती है, जैसे सोना और चांदी है। ये ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया नहीं करती है। उसके बाद है वो है एनोडीकरण। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एनोडीकरण है क्या? जो एल्यूमिनियम है ना, उस एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की मोटी परत बनाना,
वो ही क्या है, एनोडीकरण है। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की जो प्रोसेस है वो ही क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है, यानी एल्यूमिनियम पर यदि ऑक्साइड की परत आ जाएगी तो वो ऑक्साइड क्या करेगा, उस एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाएगा, जंग लगने से बचाएगा। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन करवाया जाता है। यानी एनोडीकरण के लिए जो एल्यूमिनियम है, उस एल्यूमिनियम की साफ वस्तु को एनोड बनाया जाता है। जैसे दो भाग होते हैं ना, कैथोड और एनोड, उसी प्रकार एल्यूमिनियम की जो वस्तु है उसे एनोड बनाया जाएगा और उसे सल्फ्यूरिक यानी H2SO4 अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक परत बनाएगी। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंगकर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। यानी जो एल्यूमिनियम है, उस एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया है वो ही क्या कहलाती है, एनोडीकरण। और उस पर लगाएंगे कैसे, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कोई वस्तु ले ली, वो एनोड के रूप में काम करेगी और उस वस्तु को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया और उस अम्ल का विद्युत अपघटन करवा दिया, तो ऑक्सीजन जो गैस उत्सर्जित होगी वो एनोड के ऊपर आके जमा हो जाएगी और ऑक्साइड एनोड के ऊपर आएगी। और एनोड के रूप में है क्या, एनोड के रूप में है वो एल्यूमिनियम की वस्तु और उसके ऊपर ऑक्साइड की परत है वो जमती जाएगी। तो एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया ही एनोडीकरण कहलाती है, जिससे एल्यूमिनियम के संक्षारण में सहायता होती है। क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि इन धातुओं के नमूने में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। बिल्कुल, सोडियम पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। बिल्कुल है, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास है वो करते हैं। तो इसके बाद है वो है धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, जो हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। और आज हमने पढ़ा है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। और कुछ धातु ऑक्सीजन के साथ धीमी गति से करते हैं, कुछ तेज गति से अभिक्रिया करते हैं और कुछ एकदम मंद गति से अभिक्रिया करते हैं। उनके बारे में हमने पढ़ा है। एनोडीकरण की प्रोसेस हमने पढ़ी है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उभयधर्मी है, यानी ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया है वो कर सकता है और लवण और जल बना सकता है। ये उभयधर्मी ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उदाहरण है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आज हमने जो इस वीडियो में पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं इससे आगे के पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।